हमारा बहुत सारा टाइम ना हम घबराहट में होते हैं कि ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। जब आप स्टार्ट कर देते हो ना तैयारी, आगे का रास्ता ना अपने आप बहुत क्लियर होता जाता है। मैं सिर्फ किताबों से बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी। आई नीडेड समवन टू टीच मी द कॉन्सेप्ट। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है कंप्लीशन, रिविजन एंड प्रैक्टिस। तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर होगा, तुम्हें पहचानना है अपना सही आंसर, दैट इज इट। तुम्हें नहीं पता, जजमेंट्स तुम्हें कितनी सारी चीजें दे सकते हैं। तो जब पहली बार 24 पैसेजेस का वो आया ना, क्लैट आया, तो बच्चे घबरा गए थे। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता एंड मैं हूँ प्रियंका। और आज एक सवाल है मेरे पास, ठीक है, प्रियंका मैम के लिए। प्रियंका मैम, ऐसा मानो कि आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एंड दिस इज योर फर्स्ट डे है। कैसे स्टार्ट करोगे? क्या थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि टाइम कम बचा है? लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर। मार्च एंड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब लेट नहीं करना चाहिए। हाँ, अब स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आई थिंक जो पहली चीज़ करूँगी वो मैं PYQs उठाऊँगी। सबसे पहले मैं PYQs एनालाइज करूँगी कि किस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, और कौन से सब्जेक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉज। मेक अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो तुम्हें लगता है कि ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड स्टार्ट विद अ हैवी सब्जेक्ट। हैवी सब्जेक्ट मतलब जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है, कि तुम्हारा एक अच्छा खासा टाइम ले लेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज कलेक्ट योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली, क्योंकि ये मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में गलती देखी है कि हमारा बहुत सारा टाइम ना हम घबराहट में होते हैं कि ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, तो हम इतने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं कि सारा टाइम सिर्फ रिसोर्स कलेक्शन में निकल जाएगा। रिविजन के लिए टाइम कम बचता है और प्रैक्टिस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बचता है। ये वाली चीज़ ना, मतलब क्योंकि मैं भी जब एस्पिरेंट थी जुडिशरी की, क्लैट पीजी के लिए, तो बहुत ऐसे डेडिकेटेडली मैंने नहीं पढ़ा था। पढ़ना चाहिए था, पर मैंने बहुत डेडिकेटेडली नहीं पढ़ता, और उस समय पेपर भी बहुत आसान आता था। तो वहाँ तो वैसे ही हो गया था। लेकिन जब मैं जुडिशरी की तैयारी करती थी ना, तो दिस इज़ समथिंग जो मैं तब भी कहती थी और आज भी कह रही हूँ, बच्चे ना होर्डर होते हैं। कहीं से मटेरियल मिल जाए, सब जमा करके रखेंगे, सब इकट्ठा करके रखेंगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं। मेरे ग्रेजुएशन के प्रोफेसर बोलते थे उस पे अगरबत्ती लगाओ कि विद्या आ जाएगी। ऐसे नहीं आती है। तो हाँ, मतलब डोंट होर्ड द स्टडी मटेरियल। देखो, कहीं से अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है ना, तो रीड फ्रॉम वॉट एवर यू ऑलरेडी हैव। मान लो मेरे पास जूरिस्प्रूडेंस का स्टडी मटेरियल नहीं है मेरे पास, लेकिन कॉन्स्टी क्या है, तो मैं कॉन्स्टी से शुरू तो कर दूं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट। जब आप स्टार्ट कर देते हो ना तैयारी, आगे का रास्ता ना अपने आप बहुत क्लियर होता जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, आई हैव मेट स्टूडेंट्स एंड आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट जिसके पास परांजपे भी थी, VD महाजन भी थी, कोचिंग का एक मटेरियल भी था, और उसके अलावा 2-3 क्लैट की बुक्स भी थी कि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है। और ज़रूरत नहीं थी इतनी सारी जगहों से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की, क्योंकि जो ऑस्टिन ने परांजपे में कहा है वही VD महाजन में भी कहा है और वही बाकी बुक्स में भी कहा है। यू डोंट नीड टू कवर ऑल द रिसोर्सेज। सेम। तो मतलब मैं अपनी, मुझे ना मैं सिर्फ किताबों से बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी। आई नीडेड समवन टू टीच मी द कॉन्सेप्ट। हाँ, तो मतलब अगर कोई सर है जो सामने पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनके पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे नोट्स लिख लेती थी, और मुझे लगता था कि मेरा बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट रिवीजन सिर्फ उन नोट से ही हो पाया है। अपनी हैंड राइटिंग से ही जब मैं चीजें पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ज्यादा बेटर तरीके से याद रहता है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑल्सो। हाँ, क्योंकि जब मैंने भी प्रिपेयर किया था, तो मैंने तो MP जैन उठाई थी जिसकी जरूरत नहीं थी। आज मुझसे पूछोगे तो उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ, मैंने एक रजिस्टर बड़े सिर्फ आधे कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बनाए थे, जिसमें से 20% इंपॉर्टेंट था, 80% जरूरत भी नहीं थी। तो यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग, यू ओनली हैव टू कवर द रेलेवेंट टॉपिक्स जो जरूरी हैं, और वो तुम्हें PYQ के एनालिसिस से ही पता चलते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि PYQ एनालिसिस करो। PYQ एनालिसिस करोगे ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा तुम्हारे सिलेबस का भी, क्योंकि तुम कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाओगे, सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस वहाँ तो एक इलस्ट्रेटिव सिलेबस है, जनरल फॉर्म में। हाँ, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है बस। एग्जैक्टली। वहाँ क्रिमिनल लॉ लिखा है, वहाँ IPC CRPC एविडेंस तो है ही नहीं, क्रिमिनल लॉ लिखा है। तो क्रिमिनल लॉ में तो तुम्हारे IPC CRPC एविडेंस, नाउ BSA BNS BNSS, ये तो है ही।
माइनर सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। हाँ, इसमें पॉक्सो भी आएगा फिर, राइट, इसमें पॉक्सो भी आएगा फिर आपका, बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट्स। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आ जाएगा इसमें, क्रिमिनल लॉ में तो आएगा ही ना ये, डाउरी प्रोहिबिशन आ जाएगा। तो मतलब है कि सिर्फ तुम्हें स्कोप ऑफ सब्जेक्ट बता दिया कि ये यहाँ से आ सकता है, तो तुम जब प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे ना तो तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि देखो इतना डरने की बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि पॉक्सो से 20 क्वेश्चन आ गए हैं या 10 क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं है, 2 क्वेश्चन आए, डुएबल है। उसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, करंट जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जजमेंट में क्या जरूरी है वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बहुत सारा आइडिया मिलेगा, बहुत आइडिया मिलेगा। फर्स्ट इज एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूज योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली, एंड थर्ड मुझे लगता है जो एक जनरलाइज चीज़ है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कंप्लीशन, रिविजन एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड तुम्हें कोई और महान स्ट्रैटेजी चाहिए नहीं, उसी को डिलीजेंटली फॉलो करना है। तो अच्छी बात यह है कि तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है ना, तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर होगा, तुम्हें पहचानना है अपना सही आंसर, दैट इज इट। तो तुम जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ये वाली चीज़ ना लास्ट ईयर भी स्टूडेंट बहुत डुअल माइंड में रहते थे कि मैम सिर्फ एमसीक्यू से थोड़ी होगा, पैसेज वाला एमसीक्यू चाहिए ना। देखो जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो जरूरी नहीं है कि पैसेज के अंदर उसका आंसर हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वही आंसर हो। इजी क्लैट बनाएगा भी नहीं कि तुम्हें आंसर पैसेज के आंसर अंदर ही दे देगा, इतना इजी नहीं बनाएगा। एग्जैक्टली तो तुम्हारे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, पैसेजेस कहाँ से बनेंगे, तो क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे फ्रॉम जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफआईआर पे पैसेज है ना, तो वहाँ से सीआरपीसी बीएनएसएस से तो आ ही सकता है क्वेश्चन, डेफिनेटली आ सकता है। साथ में ना तुमसे एविडेंस से भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, किस केस में बताई थी, राइट। तो तुम्हें आंसर उसका उस पैसेज से नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं एमसीक्यू में मिल जाएगा। तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी कंसेप्चुअल नॉलेज ही चेक करनी है उन्हें कि तुमने 5 साल में कितना पढ़ा, तुम्हें कितना आता है। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग टू जजमेंट्स, जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जजमेंट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तुम्हें नहीं पता जजमेंट्स तुम्हें कितनी सारी चीज़ें दे सकते हैं, तुम्हारी लॉ की नॉलेज, तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की लॉ नॉलेज, तुम्हारी एक फेमिलियरिटी विद द क्वेश्चन पेपर एंड रीडिंग हैबिट स्पीड। हाँ, रीडिंग स्पीड इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब पहली बार 24 पैसेजेस का वो आया ना, क्लैट आया, तो बच्चे घबरा गए थे, और मतलब बच्चे क्या, हम भी घबरा गए थे भाई कि ये क्या आ गया। I remember this when I first gave CLAT UG का, तो NUJS ने उस साल पेपर बनाया था, और क्या पेपर बनाया था, क्योंकि NUJS इज अ कॉलेज जिन्होंने सारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन डाले थे, और पहली बार UGC में ग्रेजुएशन में इस तरीके का पेपर आया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उस साल तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, 12th के साथ ही एग्जाम दिया था। बाद में जब मैं उस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठी तो क्वेश्चन पेपर लेंदी जरूर था बट डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, तो मतलब वही कि मतलब अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्रीज योर रीडिंग हैबिट। एंड रीडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करोगे? रीडिंग स्पीड तुम्हें नॉवेल्स पढ़ के इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा लीगल इंग्लिश में आएगा। गया वो टाइम। हाँ, मतलब यूजी के लिए था, हाँ, कि नॉवेल्स पढ़ो, यहाँ नहीं, यहाँ तुम्हें जजमेंट्स पढ़ने हैं बेटा, है ना। एंड मैं ये मतलब दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि पूरा जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जजमेंट गोज इनटू 1000 पेजेस समटाइम्स, सो यू डोंट नीड टू रीड ऑल दोस 1000 पेजेस। मुझे ऐसा लगता है हेड नोट इंपॉर्टेंट होता है टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द जजमेंट, एंड उसके बाद लास्ट के 3-4 पैराग्राफ्स। हाँ, हेड नोट से तुम्हें एक फैक्ट्स का आइडिया मिल जाएगा, रेलेवेंट प्रोविजंस का आइडिया मिल जाएगा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो तुम्हारे रेशो में वैसे भी मेंशन होगा ही होगा। सो यू कैन स्किप द आर्ग्यूमेंट एंड यू कैन कम टू रेशो, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जैक्टली। तो इतना अगर तुम पढ़ रहे हो और रोज का एक जजमेंट भी कर रहे हो ना, तो अभी सोचो है तुम्हारे पास टाइम, है ना, तुम्हारे पास 200 दिन है, तो जा सकता है। हाँ, इसमें तुम 200 जजमेंट्स अच्छे से पढ़ लोगे, तुम्हारा रीडिंग स्पीड इमेंसली बढ़ेगा इससे। एंड दोज हु आर एक्चुअली थिंकिंग कि तुम नॉवेल्स पढ़ के रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हो और तुम्हें टाइम मिल रहा है नॉवल पढ़ने का, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि सिलेबस अपने आप में इतना बड़ा है कि उसके बाद शायद नॉवल पढ़ने का आई डोंट थिंक सो टाइम बच पाता है। सो यू नीड टू रीचेक कि क्या हम गड़बड़ कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक जजमेंट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली वे। तो टू समराइज,
स्टार्ट कर दो अब, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे बात कर लो। ठीक है, नंबर बताऊँ क्या? 6360 28 6360, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग योर कॉल। यस, तो स्टार्ट कर दो अब, बहुत हो गया है ना, अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय।